नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों ने मेन गेट के सामने किया हड़ताल। मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी। एनएसयूआई छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने की मांग, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रों से कहा कि रविशंकर विश्वविद्यालय में होगी ऑनलाइन परीक्षा। दुर्ग जिले के कई वार्डों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का हुआ आयोजन। पीएम की बातों का सराहना करते हुए पानी बचाने का लिया गया संकल्प। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में हुए शामिल, जहां आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में टक्कर देने के लिए पूरी तरह है तैयार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के द्वारा बीएसपी मेन गेट के सामने अपनी विभिन्न राष्ट्रीय मांगों को लेकर हड़ताल किया गया। संयंत्र में पंजीकृत 8 यूनियन इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। यूनियन नेताओं का कहना है कि वेतन एवं अन्य सुविधाओं में कर्मियों के साथ कोई नीतिगत भेदभाव स्वीकार नहीं है। कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगों को सेल कर्मचारियों का 1 जनवरी 2017 से लंबित वेतन समझौता, वो भी 15% MGB, 35% पक्ष, 9% पेंशन के साथ करने, 1 जनवरी 2017 से पूरा एरियर्स लेने, ठेका श्रमिकों का भी वेतन समझौता करने, कोविड-19 के कारण मृत हुए कर्मचारियों व ठेका श्रमिकों के एक आश्रित को नौकरी देने व 15 लाख रुपए मुआवजा देने तथा उनके परिवार को मेडिकल सुविधा देने, पिछले वेतन समझौता का पेंडिंग मुद्दे को पूरा करना, डिप्लोमा होल्डर व ITI प्रशिक्षित कर्मचारियों का पदनाम, BSP व BSL में निलंबित किए गए कर्मचारियों का निशर्त सस्पेंशन हटाने, RINL व सेल के इकाइयों के निजीकरण के खिलाफ व अन्य विषयों पर हम कर रहे हैं हड़ताल। सेल प्रबंधन द्वारा जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं होती तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त मोर्चा 10 यूनियनों के आह्वान पर, राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में आज सभी औद्योगिक जितने भी इकाइयां हैं, कारखाने हैं, जो भी रेल, कोल, भेल, सेल, LIC बैंक, आज पूरे भारत में 2 दिन का 28-29 का संपूर्ण हड़ताल है। और ये हड़ताल इसलिए किया गया है कि केंद्र सरकार की गलत और मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ ये हड़ताल हुआ है कि वेतन समझौता जो हुआ है वो भी उचित नहीं हुआ है, और जो उनका 39 महीने का एरियर्स था और जो MOU हुआ है वो सही नहीं हुआ है। कर्मचारियों के अधिकारों की कटौती होते जा रही है, उनका हक छीना जा रहा है। इस देश में जो भी कल कारखाने या जो भी अपना प्रोडक्शन या उत्पादन होता है उसमें सबसे पहला श्रम का कर्मचारियों का हाथ है। आज सेल का हो, रेल का, कोल का, भेल का, सारे लोग लगन और मेहनत से काम करते हैं। उसके बाद भी सरकार कर्मचारियों के अहित में काम कर रही, हित में काम नहीं कर रही है। 28 मार्च और 29 मार्च 2 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल पर हम श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण से और श्रम विरोधी कानून जो केंद्र सरकार ला रहा है उसके विरोध में, साथ ही हमारे सेल के जो वेज बोर्ड लंबित है जिसमें वेतन समझौता पूरा नहीं हुआ है, 39 महीने का एरियस हमें हमारे साथियों को मिलना चाहिए, ग्रेजुएटी सीलिंग वापस होना चाहिए और अन्य मुद्दे जो वेज बोर्ड से संबंधित है हमारे जल्द से जल्द पूरा हो। अक्टूबर में MOU होने के बाद में आज तक वेतन समझौता पूरा नहीं हुआ, इसमें हमारा जन आक्रोश है। इसको लेकर के हम 28 और 29 मार्च का 2 दिन का स्ट्राइक हम लोग कॉल किए। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भक्त माता कर्मा के अवसर पर साहू समाज के द्वारा आज इस्पात नगरी में पूरी निष्ठा और भक्ति भाव के साथ जयंती मनाई गई। रिसाली में लंबे समय से उठी मांग को लेकर आज कर्मा जयंती पर शुरुआत हुई है। मां कर्मा चौक का अनावरण कर लोकार्पण किया गया। इस दौरान पार्षद अनूप डे भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। भक्त माता कर्मा की जयंती के अवसर पर इस्पात नगर साईं मंदिर के पास साहू समाज के सदस्यों द्वारा राहगीरों को शरबत वितरण किया गया, जिसमें वार्ड 30 के पार्षद अनूप डे ने भी अपनी सहभागिता निभाई। इसके साथ ही समाज के लोगों ने बताया कि काफी समय से क्षेत्र में कर्मा चौक व उद्यान बनाने की मांग की जा रही थी, जो कि आज पार्षद की अध्यक्षता में पूरी हुई है। इससे साहू समाज में हर्ष व्याप्त है।
माता कर्मा की जयंती पर चौक का अनावरण किया गया है। अब समाज के लोगों में यह विश्वास गहराता जा रहा है कि हमारी अन्य मांग भी पूरी होने की संभावना बनी हुई है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि भक्त माता कर्मा का हमारा विशेष आशीर्वाद है और हमारा नया निगम भी बना है, तो हम एक नया पहल चालू किया है कि माता की जयंती पे हम लोग शरबत वितरण और भी कुछ चीज़ें जो स्वास्थ्य को लेके लोगों को जागरूक करें, सफाई को लेके जागरूक करें, ये तो हम कंटिन्यू कर ही रहे थे। और भक्त माता की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग शरबत छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। आज भक्त माता कर्मा की जयंती है और हमारे समाज द्वारा विगत 10 वर्षों से मांग चल रही थी कि लगभग 2,500-3 हज़ार परिवार इस रिसाली निगम के अंतर्गत निवास रहते हैं, जिसमें करीब 70,000 लोग हमारे मतदाता भी हैं। तो इनका एक मांग था कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद यहाँ कोई भक्त माता कर्मा के नाम से चौक बनना चाहिए, उद्यान बनना चाहिए, जिसके तहत हम लोग आज भक्त माता कर्मा चौक का निर्माण किए हैं। और आज यहाँ पर कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में शरबत वितरण यहाँ के पार्षद करवा रहे हैं और हमारे युवा प्रकोष्ठ के तहसील साहू संघ युवा प्रकोष्ठ रिसाली के युवा प्रकोष्ठ के नौजवान लोग यहाँ पर कर्मा चौक का शिलान्यास किए हैं। 16 अप्रैल का इसका बृहद आयोजन यहाँ पर तहसील साहू संघ रिसाली के द्वारा कर्मा दशहरा मैदान रिसाली सेक्टर में होना है। वहाँ पर हमारे समाज के जितने भी प्रतिभावान बच्चे हैं, जिन्होंने NIT, IIT, NDA के सौजन्य से जो सेना में भर्ती हुए हैं और जो MBBS डिग्री लेकर अभी आए हैं समाज के बच्चों, उनका यहाँ पर बृहद सम्मान किया जाएगा। भक्त माता कर्मा की जय, भक्त माता कर्मा की जय, दानवीर भामा शाह की जय, राजीव माता की। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के एग्जाम जल्द ही ऑनलाइन किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफलाइन एग्जाम लिए जाने का आदेश जारी किया जा चुका था, लेकिन कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचकर इसका विरोध किया था। बेमेतरा जिले के साजा में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छात्रों ने उनसे ऑनलाइन एग्जाम की मांग की थी। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम ऑनलाइन होंगे। NSUI नेता आकाश शर्मा ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से दिए गए इस बयान के बाद छात्रों में खुशी है। हमें उम्मीद है कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी प्रबंधन जल्द ही इसे लेकर निर्देश जारी करेगा, जिससे स्टूडेंट में ऑनलाइन एग्जाम को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके। छात्र नेता हनी सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने पूरे साल ऑनलाइन क्लासेस ली। बहुत से स्टूडेंट को पढ़ने में और कोर्स कंप्लीट करने में दिक्कतें आईं। इसकी शिकायत हमारे पास पहुंची थी, जिस वजह से NSUI के पदाधिकारी छात्र हित में इस मांग को यूनिवर्सिटी प्रबंधन के सामने रख रहे हैं। जब वह पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से हो सकती है तो परीक्षा क्यों नहीं दी जा सकती। ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने से परीक्षा का दबाव कम होगा। जिन बच्चों की ठीक तरह से तैयारी नहीं हो पाई है, उन्हें उत्तर देने का अधिक समय मिलेगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 16 अप्रैल से ली जानी है। इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की ये परीक्षाएं ऑनलाइन तरीके से हो सकती है। ऐसा हुआ तो कॉलेज जाकर स्टूडेंट को परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। पिछले साल कोविड-19 संक्रमण की वजह से परीक्षाएं ऑनलाइन भी हुई थी। इस बार हो रही परीक्षा में 1,82,000 से अधिक स्टूडेंट शामिल होंगे। अभी तो हमको शासन की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन जैसा भी सिचुएशन होगा, जो भी आदेश आएगा उसके हिसाब से हम एग्ज़ाम कराएंगे। एक्चुअली अभी जो टाइम टेबल आया उसके हिसाब से तो 1 तारीख से ही एग्ज़ाम चालू होने का था। तो हम दोनों मोड के लिए तैयार हैं। अगर ऑफलाइन होगा तो हम ऑफलाइन के लिए तैयार हैं और ऑनलाइन होगा तो हम ऑनलाइन के हिसाब से तैयार हैं। स्टूडेंट को तो अभी ऑफलाइन के लिए पहले तैयार रहना पड़ेगा, जब तक कि हायर एजुकेशन किसी टाइप से अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है। क्योंकि अगर ये बोलेंगे कि अचानक आदेश आए और हम ऑफलाइन कैसे लिखें, तो उनको तो मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए ऑफलाइन के लिए। अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो लेकिन ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए अभी से तैयारी कर ले रहेंगे तो उनको हड़बड़ी नहीं होगी आखिर। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। यामिनी साहू के सम्मान में सर्व समाज मैदान में उतरा है। समाज के लोगों का कहना है कि जब तक यामिनी साहू को धमकी देने वाले पंडित को सजा नहीं दी जाएगी, समाज का प्रदर्शन जारी रहेगा। यामिनी साहू के सम्मान में सर्व समाज सड़क की लड़ाई लड़ रहा है और उनका कहना है कि जब तक यामिनी साहू को धमकी देने वाले पंडित पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। दरअसल यामिनी साहू शूद्र जाति की है और कथा वाचन करती है, जिस पर उन्हें किसी पंडित ने फोन के माध्यम से धमकी दी है और कहा है कि शूद्र महिला को कथा वाचन करने का
कोई अधिकार नहीं है, जिस पर साहू समाज ने आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि जब तक धमकी देने वाले पंडित पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा और आगामी दिनों में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। जब जो अपनी साहू जी है उनको किसी मनुवादी द्वारा धमकी दिया गया है फोन से कि आप एक महिला हो, जाति की महिला हो, आपको कथा प्रवचन करने का हक नहीं है। तो इसके विरोध में सर्व समाज हम लोग आज एक धरना प्रदर्शन दिए हैं दुर्ग में कि महिला को अपमान नहीं किया जाए। जो ज्ञान की बात है, ज्ञान अपना बांट सकती है, जिसके विरोध में हम लोग आज धरना दिए हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कथा वाचन का जो कार्य है, पहले भी मनुवादियों ने शूद्रों को ये अधिकार नहीं दिया था, लेकिन अब जब से लोग पढ़ने लिखने लगे, समझने लगे हैं, तो अपना ज्ञान बांटना चालू किए हैं। तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ने भारतीय संविधान के द्वारा उनको सजा दिया जाए, जिसने भी धमकी दिया है उनको कथा वाचन करने के लिए रोकने का जो प्रयास किया है, हम शासन से यही अनुरोध करेंगे कि उनको गिरफ्तार किया जाए। चाहते हैं कि कथा वाचन करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं दिया जाए, क्योंकि संविधान में लिखा गया कि सभी मनुष्य समान है, कोई जाति पाति ऊंच नहीं है। और पढ़े लिखे युग में ऐसा विरोध करना तो बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे सभी समाज के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास ज्ञान है, उनका कोई जाति नहीं होता, कोई पाति नहीं होता है, उनको सब करने, कथा वाचन करने का, भागवत करने का सबका अधिकार मिले। ऐसा नहीं कि हम क्षुद्र जाति में जन्म लिए हैं तो हमें अधिकार नहीं है। हम चाहते हैं कि ये भावनाएं बदलनी चाहिए और महिलाओं को सम्मान होना चाहिए। अपमान जो है, उन्होंने भी अपमानित शब्द बोले हैं, उसको। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, अब बनी रही ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियन का सेक्टर 5 स्टेडियम में शुभारंभ निगम के महापौर नीरज पाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। यह आयोजन छत्तीसगढ़ प्रदेश एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा किया गया। इसमें कई नेशनल लेवल पर खेले प्लेयर ने भाग लिया है। महापौर नीरज पाल ने कहा कि इतना बड़ा बॉक्सिंग टूर्नामेंट भिलाई के इतिहास में पहली बार हो रहा है। जूनियर और सीनियर सहित सभी ग्रुपों में छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग जिलों से करीब 300 से अधिक खिलाड़ी भाग लिए हैं। हमने छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ बॉक्सिंग प्रतियोगिता ये बात से पालन हुई है। छत्तीसगढ़ के जिलों से 350 खिलाड़ी आए हैं। यहाँ से चयनित होने के बाद छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करेंगे राष्ट्रीय में। ये केवल छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए हुए 350 खिलाड़ी हैं। आज शाम को प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है। 5 दिनों की प्रतियोगिता है जी और आज इसका उद्घाटन चैतन्य नगर के आयोजन को मैं ऐसे कोच ही रहा हूँ और मतलब बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और कोचिंग बहुत अच्छी छत्तीसगढ़ में जी बहुत आगे निकलना चाहिए। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल, हमारे रामपुर डिस्ट्रिक्ट से ये 15वीं छत्तीसगढ़ स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 27 तारीख से लेकर 30 मार्च तक में हो रही है। इस प्रतियोगिता में टोटल 18 टीमें भाग ली हैं। यहाँ में 10 हमारे जिले हैं और 8 इकाई है। 4 बॉक्सिंग ये बहुत सारे क्लब है इसमें जहाँ पर हमारे 400 अच्छे बॉक्सर्स को मौके मिलते हैं। कुल मिला के 322 में महिला। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।
भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी के घर में पीएम मोदी जी की मन की बात सुनी और पानी बचाने व GEM पोर्टल के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। शहर के अनेक वार्डों में भी मन की बात का आयोजन हुआ है। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाले मन की बात कार्यक्रम से आम लोगों को जोड़ने भाजपा के बृहद कार्यक्रम तहत भाजपा गंजपारा सदर मंडल में वार्ड 37 उत्कल नगर डिपरापारा में बने प्रधानमंत्री आवास के महिला लाभार्थी पद्मा यादव के घर बैठकर भाजपा नेताओं व वार्ड की महिलाओं ने पीएम मोदी की मन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखते हुए उनके द्वारा जल संरक्षण के लिए दिए गए निर्देश व अन्य प्रेरक बातों को सुनकर जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला भाजपा मंत्री व कार्यक्रम प्रभारी दिनेश देवांगन, मंडल अध्यक्ष दीपक चोपड़ा, महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता वर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास की लाभार्थी महिलाएं उपस्थित थी। इसी प्रकार वार्ड 60 प्रोफेसर कॉलोनी में पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने भी वरिष्ठ नागरिकों के बीच पीएम मोदी जी की मन की बात सुनी। चंडी शीतला मंडल ने अध्यक्ष चंद्रशेखर चंद्राकर, कसारीडी बोरसी मंडल में महामंत्री पोषण साहू, पटरीपार मंडल के तितुरडी में महिला मोर्चा महामंत्री स्वरूप लता पांडे सहित शहर व गांव के विभिन्न वार्डों व बूथों में पीएम मोदी को सुना गया। इस संबंध में मन की बात कार्यक्रम जिला प्रभारी दिनेश देवांगन ने कहा कि माह के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने अब भाजपा कार्यकर्ता के साथ साथ आम जन भी प्रतीक्षारत रहते हैं और गांव के चौपाल से लेकर घरों तक आम लोगों के बीच प्रधानमंत्री को सुनकर उनके द्वारा बताए जाने वाले प्रेरक व ज्ञानवर्धक बातों से अवगत होते हैं। इसी क्रम में आज मन की बात की 28वां संस्करण में पीएम मोदी ने पानी बचाने के लिए संदेश दिया व फिटनेस की दृष्टि से 126 वर्ष के बाबा शिवानंद जी के स्वस्थ रहने की राज व छोटे व्यवसायी को सुगम ऑनलाइन व्यापार के लिए GEM पोर्टल से जुड़कर व्यापार करने का मंत्र दिया। साथ ही अप्रैल माह को 2 महान विभूतियों के जन्म जयंती का प्रेरणादायी जीवनी व नवरात्र पर्व का उद्देश्य भी बताया, जिसकी सार्थकता जन जन तक बताने का संकल्प लिया गया। प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम आज शहर में विभिन्न वार्डों में की गई। माह के अंतिम रविवार को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भारत की जनता की मन की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मन की बात कार्यक्रम को आम जनता के बीच सुनने के कार्यक्रम के तहत आज हम वार्ड नंबर 37 में प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम सुने। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की मन की बात प्रेरणादायी होता है। उन्होंने जो जल बचाने जो संदेश दिया है इस ग्रीष्म काल में बहुत ही आवश्यक संदेश था। इस बात को हम सबको आत्मसात करना है और उन्होंने 2 महान विभूतियों का भी इस अप्रैल माह में जो जन्म जयंती उन पर भी उन्होंने संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी की तमाम बातें हम सब आत्मसात करके जीवन में उतारेंगे और जनहित में जो संभव हो सके वो सब काम करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि गंजपारा सदर मंडल में आज वार्ड नंबर 37 में प्रधानमंत्री आवास में ये मन की बात कार्यक्रम सुनने का मौका मिला। वहीं वार्ड की महिलाओं व सदर मंडल अध्यक्ष दीपक चोपड़ा ने भी जानकारियां दी। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन के निर्देशानुसार गंजपारा सदर मंडल के अंतर्गत आज वार्ड 37 आज़ाद वार्ड में हम सभी हमारी महिला मोर्चा की बहनों के साथ हम सभी ने मन की बात का कार्यक्रम सुना। आज प्रधानमंत्री जी ने 2 महत्वपूर्ण कार्य बताए जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। गर्मी आ रही है, जो पशु पक्षी है उसके लिए हम पानी की व्यवस्था अपने छत पर करें जिससे उन्हें एक पानी हो। और दूसरा, आज हम जहाँ पर भी कचरा फैलाते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, उसका उपयोग बंद करके अपने नगर अपने वार्ड को हम स्वच्छ रखें। जहाँ पर भी गंदगी दिखती है हमें शर्म नहीं करना है, उस गंदगी को साफ करना है। ऐसे अनेक बातों का प्रधानमंत्री जी ने आज जिक्र किया। आज प्रधानमंत्री के मन के बात सुने हैं हमन हा और प्रधानमंत्री है हमारा घर बना के दे ही घर से हमन बहुत खुश हैं। आज प्रधानमंत्री के आवास मन की बात हम लोग सुने और उसी के बनाए हुए आवास पे ये कार्यक्रम देखे हैं और बहुत सी ज्ञान की बातें हम लोग को प्रधानमंत्री जी ने बताई है। उससे हमारी महिला टीम को भी एक पानी बचाने का ज्ञान मिला है और बहुत से हर संडे महीने के आखिरी संडे को हम लोग ये कार्यक्रम देखते हैं जिससे जो भी उनका बेनिफिट है लोगों को हम लोग बताते हैं। ये हमारे मोहल्ले में कम से कम 70 लोगों का आवास योजना मकान बना है और ये जिनका घर है अन्नू बहन किसी कारणवश से उसको जाना पड़ गया, उनको पथरी का बीमारी था जिनके कारण से उसका निःशुल्क इलाज हुआ है आयुष्मान के तहत। वो तो बहुत धन्यवाद देती है नरेंद्र मोदी जी को जिनके वजह से उनकी जान बची है। भारतीय चिंतन चाहे वो योग हो या आयुर्वेद, इसके प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सप्ताह के अंतर्गत 10 से 19 वर्ष के बच्चों में होने वाली प्राकृतिक व शारीरिक बदलाव और समस्याओं के बारे में जागरूक करने के लिए तालपुरी में विशेषज्ञों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया है। वर्तमान में आधुनिक और तकनीकी बदलाव के चलते बच्चों और अभिभावकों के मध्य वैचारिक मतभेद पनपने लगा है, जिससे पारिवारिक समस्याओं का भी कारण बनता जा रहा है। इससे उभरने के लिए तालपुरी में विशेषज्ञों द्वारा बच्चों व अभिभावकों को किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं के बारे में जागरूक किया गया। ग्रैंड न्यूज से चर्चा के दौरान JLN से आई पेडियाट्रिक विशेषज्ञ ने बताया कि किस तरह 10 से 19 साल के बच्चों को अभिभावकों को समझना चाहिए। बच्चों को भी पढ़ाई, मानसिक व शारीरिक समस्याओं का भी निवारण विशेषज्ञों द्वारा किया गया। मैं आज यहाँ इन लोग के सामने एकत्रित हुए हूँ। हम लोग इकट्ठा एक अरेंजमेंट किए हैं जिसमें मैडम सबिता मैडम का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि वो सबको इकट्ठा करें और हम आज इंटरनेशनल एडोलेसेंट हेल्थ वीक जो है कि किशोरावस्था में बहुत सारा चेंजेस आता है जिसको हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। आज इस साल का वो थीम ट्रांजिशन है और ये इंटरनेशनल एडोलेसेंट हेल्थ वीक 2022 में हम लोग ये मना रहे हैं। ये 20 से 26 तारीख तक मार्च में एवरी ईयर मनाते हैं, बट इस साल 26 को कुछ प्रॉब्लम आया मैडम को, तो हम लोग आज 28 को ये मना रहे हैं। तो इसमें हम लोग 10 से 19 साल तक जो बच्चे हैं, जो हम लोग का किशोर बोलते हैं, एडोलेसेंट बोलते हैं, उनका बहुत सारा इश्यूज रहता है, चाहे बच्चे को रहता है या उनके पेरेंट्स को रहता है। तो उनको कैसे सपोर्ट करना है, कैसे ये ट्रांजिशन फेज जो ये बच्चे भी नहीं रहते हैं और पूरा बड़े भी नहीं रहते, उनको हम लोग इंडिपेंडेंटली छोड़ नहीं सकते, वो पूरा डिपेंडेंट भी नहीं रहता है, उनको थोड़ा बहुत सुपरवाइज करना रहता है। तो इस पीरियड को कैसे हम उनको मैनेज करना है उसके बारे में हम इन लोग से बात करने, पेरेंट्स लोग से और बच्चे लोग से आए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता तन्हा हुसैन अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। मेहरबान सिंह ने कहा कि अब पूरे देश की जनता को दिल्ली का मॉडल पसंद आ रहा है। मेहरबान सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोरबी निवासी संदीप पाठक के राज्यसभा सांसद बनने से छत्तीसगढ़ को भी काफी लाभ मिलेगा। कांग्रेस के पूर्व अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष शेख हुसैन तन्हा कांग्रेस की उपेक्षा के कारण आप पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के कार्यों से प्रभावित होकर आज अपने शेख प्यारे मेडिकल फील्ड से जुड़े शिवा शेट्टी, विनीता पॉल, मोहम्मद इनाम सिद्दीकी, वसीम सहित कई साथियों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान शेख तन्हा हुसैन ने कांग्रेस का गमछा अपने गले से हटा दिया और मेहरबान सिंह ने श्री तन्हा को आप पार्टी का गमछा और फूलों की माला पहनाकर आप पार्टी में स्वागत करते हुए प्रवेश करवाया। आप पार्टी के मेहरबान सिंह ने कहा कि दिल्ली मॉडल पूरे देश की जनता को पसंद आ रहा है, जिसके तहत पढ़ाई लिखाई, दवाई, बिजली, पानी को सुविधा जनता को पसंद आ रही है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के परिवार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में आप पार्टी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों में काफी विश्वास बढ़ा है। यही कारण है कि दिल्ली में सरकार बनाने के बाद देश में पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। आपकी आंधी में जनता ने बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया। जनता को अब आम आदमी पार्टी पर विश्वास बढ़ रहा है। संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के उन मुद्दों को भी राज्यसभा में उठाएंगे जो भाजपा और कांग्रेस के सांसद नहीं उठाते हैं। छत्तीसगढ़ की जो मूल समस्या और आम जनता की परेशानियां हैं, उसे भी वे राज्यसभा में दमदारी के साथ उठाएंगे। श्री पाठक ने पंजाब में जहां सेवाएं दी, उसका व्यापक असर वहां पड़ रहा है और संदीप को आप पार्टी ने गुजरात का प्रभार दिया है। इसका भी लाभ गुजरात चुनाव में आप पार्टी को मिलेगा। आप परिवार बढ़ रहा है और जो गुजरात मॉडल है उसके ऊपर दिल्ली मॉडल भारी पड़ गया। जिस प्रकार से हमने दिल्ली में 3 बार भाजपा को हराया, पंजाब में क्लीन स्वीप हुआ, वो ये बताता है कि सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, ये सब जो केजरीवाल जी के द्वारा फ्री दी की जा रही है, जनता के टैक्स के पैसे का सदुपयोग हो रहा है। उसके तहत जनता केजरीवाल मॉडल को पसंद कर रही है और उसका असर है कि पंजाब जीतने के बाद पूरे देश में जो लहर चल रही है उसमें अन्य पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के मॉडल को पसंद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बेटा है, ठीक है, और उसने पंजाब में अपनी सेवाएं दी। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई से अलग होने के बाद रिसाली निगम का पहला बजट 29 मार्च को प्रथम महापौर शशि सिन्हा के द्वारा पेश किया जाएगा, जिसके आते ही पता चल जाएगा कि रिसाली के विकास के लिए क्या प्रावधान किया गया है।
नगर निगम रिसाली का पहला बजट 175 से 180 करोड़ रुपए यानी 1.25 अरब रुपए का हो सकता है। अपने वार्ड में तो नाला का सबसे बड़ा समस्या है, तो इसी के लिए बजट मिल जाए इस टाइप का उम्मीद करूंगी, और रोड वगैरह के लिए भी बजट मिलना चाहिए जी। और पूरे 40 वार्ड में काम होगा, ये तो अभी महापौर जी जो भी बजट पेश करेंगी वो सभी वार्ड में बहुत अधिक विकास होगा जी। कल का जो बैठक होने वाला है बजट का, महापौर हमारी शहर की प्रथम महापौर शशि सिन्हा जी कल बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं, जिसमें बहुत सारी नई बातें होने जा रही हैं जो कल ही हमको पता चल पाएंगी। वो बजट क्या होता है कि गुप्त होता है, वो कल ही उसको महापौर जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, पटल पे रखा जाएगा। उसके पहले कोई भी ये नहीं बता सकता कि कितने का बजट होगा, सिर्फ अनुमान ही लगा रहे हैं लोग। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी महापौर जी और महापौर की टीम ने जो लगातार बैठकें की, तो बहुत सारी नई चीज़ें क्षेत्र की जनता को मिलने वाली हैं। ये सब कल ही पता चलेगा। देखिए मैडम, ये जो नगर निगम रिसाली बना है उसका मूल उद्देश्य बनाने का यह था कि हमारा ये जो क्षेत्र पहले भिलाई नगर निगम में आता था, और भिलाई नगर निगम में आने के बावजूद यहाँ कोई काम नहीं होते थे। उसलिए हम लोग जो हमारे जो यहाँ के विधायक बने ताम्रध्वज साहू जी, और फिर वो विधायक बनने से पहले हम लोग ने उनके सामने डिमांड रखा था कि ये जो क्षेत्र है श्रमिक क्षेत्र है और यहाँ कोई विकास नहीं होता है, तो आप लोग चुनाव अगर जीतते हैं और कहीं हमारी सरकार बनती है तो इस क्षेत्र को ध्यान देना चाहिए करके। तो मंत्री जी ने कहा था कि हमारी अगर सरकार बनती है तो मैं इस क्षेत्र में अलग से नगर निगम बनाऊंगा, और उन्होंने साल भर के अंदर, सरकार बनते ही साल भर के अंदर अलग से नगर निगम बनाया। और नगर निगम बनाने से फ़ायदा हमें ये हुआ कि नगर निगम बना और 110 करोड़ रुपए खर्चा करके पूरे हर वार्डों में खर्चा किया, विकास हुआ। लेकिन अभी भी हमारे इस श्रमिक क्षेत्रों में 40 वार्ड में इतना गरीब लोग रहते हैं जहां बहुत सी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हम जहां पर खड़े हैं, यहाँ ये वार्ड नंबर 18 और यहाँ पानी आज तक नहीं आया, जबकि पानी की टंकी बन चुकी है, पानी हर जगह सप्लाई हो रहा है। लेकिन इस वार्ड में मूलभूत सुविधा में मात्र पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जो पानी यहाँ नहीं आया, वो होना चाहिए। इस बजट में वो जुड़ना चाहिए और विशेष रूप से उसको ध्यान दे के बजट जो भी लगे यहाँ पानी पहुँचाने की कोशिश होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे पानी नहीं आ रहा है तो यहाँ एक निस्तारी के लिए तालाब बना हुआ है, उसको गहरीकरण सौंदर्यीकरण एक भी बार नहीं हुआ है। वो बहुत बड़ा बजट है, उसको बड़ा बजट में उसको लेके हमारे नगर निगम रिसाली की तरफ से तालाब की गहरीकरण और सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जिससे लोगों का, उससे वो क्या होता है, जिसके यहाँ पानी बोर है उसका वाटर लेवल बढ़ेगा, लोगों को पानी मिलेगा और लोगों को नहाने धोने का सुविधा मिलेगा, क्योंकि वहाँ वो पानी अभी पूरा ख़राब हो चुका है, नहाने धोने लायक भी नहीं है, वो होना चाहिए। दूसरी बात, शौचालय यहाँ जो बने हैं जितने, उसमें केयर टेकर नहीं है। वो केयर टेकर कहीं है भी तो वो दिन तक रहते हैं, रात को नहीं रहता है। जो वो शौचालय 24 घंटा चालू होना चाहिए, ये सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।